और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण के तहत वोटिंग हुई। पहले चरण के मतदान के बाद 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लगभग 60% वोटिंग दर्ज की गई है। कुछ छिटपुट घटनाएं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की कुछ शिकायतों को छोड़कर मतदान प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही। 14,382 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वोटिंग पर नजर रखने के लिए 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की गई। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पोलिंग चालू हुआ था, बिल्कुल शांति से पोलिंग हुई थी। अभी भी हमारा पोलिंग पार्टीज रिसीविंग सेंटर पर अभी चालू किया है। अलग अलग जगह में पोलिंग चल रहे हैं। सो एग्जैक्टली फिगर्स हमें वोटिंग टकावारी हमें बता नहीं सकता है। शाम को रात को लेट नाइट हम बता सकते हैं। बट ओवरऑल गुजरात में फर्स्ट फेज में पोलिंग बहुत ही शांति यानी पीसफुल रीते हो चुका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां प्रजातांत्रिक चुनाव होते हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण शहरों और गांवों से दूर गिर के जंगल में देखने को मिलता है, जो एशियाई शेरों का गढ़ है। इस इलाके के इकलौते निवासी और इस बूथ के इकलौते वोटर हैं हरिदास बापू, जिनको चुनाव आयोग मध्य गिर के अंदर एक वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन बनाता है। लेकिन यह वोट सीक्रेट नहीं होता, क्योंकि यह सिंगल वोट होता है। जब ईवीएम खोली जाती है तो बापू ने किसे वोट दिया है यह भी पता चल जाता है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान इस एक वोट के लिए पूरे पोलिंग बूथ पर नजरें बनाए रखता है। हरिदास बापू ने सुबह 11:30 बजे मतदान किया और सिर्फ 1 सेकंड में 100% मतदान हो गया। चुटनी पंथ को खूब आभार कि एक वोट की इतनी अहमियत रखते हैं और एक बूथ के लिए उन्होंने इतना सब किया है। उनको खूब आभार। और अब सभी जनता से, सभी गुजरातियों से, सभी भारतवासियों से कहूंगा कि वो जब इतना प्रयास करते तो अपना मतदान कीजिए। मतदान करेंगे तो लोकतंत्र अपना मजबूत होगा। यहाँ तो कोई वादा करने आता ही नहीं है और से मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरा जंगल है वो स्वतंत्र है, जैसा है यथावत बढ़िया है। वो जग जाहिर हो जाता है कि किस में गया है। जब पेटी खुलती तो एक ही होता है, तो वो जग जाहिर हो जाता है। ये 2002 से चल रहा है। तभी से यही कहूंगा कि मतदान करें। अपना मतदान एक दान है, दान करें, जिससे लोकतंत्र मजबूत था। ये करवो जो ये बधाई ने। उधर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रिवाबा जडेजा का कहना है कि उन्हें परिवार में विपरीत विचारधाराओं के होने से कोई समस्या नहीं होती। रिवाबा जडेजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है और गौरतलब है कि जडेजा के परिवार के सदस्यों ने रिवाबा के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। पीएम मोदी का अहमदाबाद में मेगा रोड शो चल रहा है। 54 किलोमीटर लंबा पीएम मोदी का यह रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगा। पीएम मोदी का यह अब तक का सबसे बड़ा चुनावी रोड शो है। इसे पुष्पांजलि यात्रा का नाम दिया गया है। इस रोड शो में पीएम मोदी अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में अपने रोड शो के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित भी की। पीएम मोदी का यह रोड शो जिन सीटों से गुजर रहा है, इनमें से 11 सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पीएम ने 6 नवंबर को चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। बिल्कुल अशोक जी, क्या कोई
तरीका हो सकता है हम कैलकुलेट कर सकें 50 किलोमीटर। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी का मेगा रोड शो आप देख रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा चुनावी रोड शो है जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए हैं। लोगों में एक उत्साह आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए किस तरह से रोड के दोनों किनारों पर बड़ी तादाद में जनता जमा है। पीएम मोदी का ये अब तक का सबसे बड़ा रोड शो बताया जा रहा है। 54 किलोमीटर लंबा यह रोड शो है। गुजरात में पीएम मोदी का यह रोड शो लगातार जारी है और यह सबसे बड़ा पीएम मोदी का चुनावी रोड शो बताया जाता है जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 54 किलोमीटर लंबा यह रोड शो है। गुजरात में पीएम मोदी का यह मेगा रोड शो जारी है और ये सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह अब तक का पीएम मोदी का सबसे बड़ा रोड शो है क्योंकि आज पहले फेज के लिए पोलिंग मुकम्मल हो गई है और अब 5 दिसंबर को दूसरे और आखिरी फेज के लिए पोलिंग होनी है। उसी को लेकर पीएम मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पसीना बहा रहे हैं और लोगों के पास पार्टी को जिताने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पीएम मोदी का यह राजतौर पर लाइव रोड शो आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में यह रोड शो किया गया है और बताया जाता है कि 54 किलोमीटर लंबा यह रोड शो है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पीएम मोदी रोड शो में शामिल हैं। अहमदाबाद में ये मेगा रोड शो चल रहा है। 54 किलोमीटर लंबा पीएम मोदी का ये रोड शो बताया जाता है कि 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर रहा है। पीएम मोदी का ये अब तक का सबसे बड़ा चुनावी रोड शो है और खास बात यह है कि इस रोड शो को पुष्पांजलि यात्रा का नाम दिया गया है। इस रोड शो में पीएम मोदी अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट कवर कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इन 14 सीटों में से 11 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तो 54 किलोमीटर पीएम मोदी का यह रोड शो है और ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग रोड के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर लोग जमा है। पीएम मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बीजेपी के झंडों और सिंबल से पूरा रोड, पूरा इलाका पटा पड़ा है और यह पीएम मोदी का अहमदाबाद में 54 किलोमीटर और अब तक का सबसे बड़ा रोड शो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। फिर आप कैसे ईवीएम को दोष दे रहे हैं? बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण। तो उधर पीएम मोदी ने गुजरात के कलोल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने जनता से अपील की कि उन्हें राज्य में एक बार फिर से कमल का फूल खिलाना चाहिए। मैं गुजरात का बेटा हूं, इस राज्य ने मुझे जो गुण दिए हैं, गुजरात ने मुझे जो ताकत दी है, जो गुण गुजरात ने मुझे दिए हैं, उन्हीं से अब इन कांग्रेसियों को परेशान कर रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस में पीएम पद को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। मोदी ने कहा कि वो खड़गे का सम्मान करते हैं, उन्हें पता है कि वो वैसा ही कहेंगे जो उन्हें कहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि यह राम भक्त का गुजरात है। अगर वे लोकतंत्र में विश्वास करते तो इस स्तर तक कभी नहीं जाते। वे एक परिवार में विश्वास करते हैं, वे उस एक परिवार को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो परिवार उनके लिए सब कुछ है, लेकिन लोकतंत्र उनके लिए कुछ नहीं है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। भाइयों बहनों, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી। બોલો, કોઈ રાવણ કે, કોઈ રાક્ષસ કે, કોઈ કોકરોચ કે,
ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કિરણ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું? ભાઈ, શું તમે મને આવા સંસ્કાર આપ્યા છે? આ કોંગ્રેસ વાળા બોલે જેવા સંસ્કાર આપ્યા છે? આ કોંગ્રેસના લોકોને હવે સુધારવા પડે કે ના સુધારવા પડે? સુધારવાનો રસ્તો કયો? 5મી તારીખ કમળ ઉપર બટન દબાવ અને કોંગ્રેસના મિત્રો પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે. તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય, તમારી મરજી. પણ તમે લખી રાખજો, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે. चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री सौरा भास्कर के शामिल होने पर विवाद खड़ा हो गया है। उज्जैन से जब राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हुई तो सौरा भास्कर कदम ताल करती दिखी। सौरा भास्कर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा ने पदयात्रा को टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधियों का समर्थन मिलने के आरोप लगाए। उधर कांग्रेस ने सौरा भास्कर का बचाव किया है। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी सौरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ हैं। ये वही सौरा भास्कर जी हैं जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही सौरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, सौरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत जोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? और आज तो मैंने देखा है कि कल उनकी यात्रा में सौरा भास्कर, वो अभिनेत्री जो हिंदुत्व पर कलंक कहती है, जो इस देश के भारत माता पर आक्रमण करती है, पाकिस्तान की समर्थक है, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। अरे तो भैया, इस देश के अंदर ये भारत तोड़ो यात्रा साबित हो गई। ये भारत जोड़ो तो छोड़ दो, ये देश के सौरा भास्कर जैसे लोग आपके साथ यात्रा में सम्मिलित हैं, जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, जैसे नेहरू जी को आती थी, क्योंकि है तो वही जीन्स। तो आज भारत को तोड़ने का काम करने वाली कांग्रेस है, लेकिन ये देश की जनता इस यात्रा से समझ चुकी है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। लेकिन सबसे पहली बात यह है, गृह मंत्री ये स्पष्ट करें कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो वो बाहर कैसे घूम रहा है। तो ये साफ बात है कि ये झूठी बात की जा रही है कि वो लोग इस तरह की नारेबाजी करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण है मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोगों की देशभक्ति के, दिखावे की देशभक्ति का, कि यहाँ पर एक पदाधिकारी, भाजपा का बड़ा पदाधिकारी ध्रुव सक्सेना नाम का, ISI से पैसे लेते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, और उसको जमानत जब मिलती है तो शिवराज सरकार उसकी जमानत के खिलाफ अपील में भी नहीं जाती है। वो आज़ाद घूम रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में राजधानी की सड़कों के ऊपर। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट गुरुवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में किया गया। नार्को टेस्ट में आफताब ने एक बार फिर श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। कुछ सवालों के जवाब देने में आफताब ने थोड़ा समय लिया, लेकिन सवाल दोहराए जाने पर उसने जवाब दिया। टेस्ट के दौरान आफताब बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आरोपी आफताब ने नार्को टेस्ट के दौरान श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। आज जो हमारा नार्को टेस्ट हुआ मोर देन 2 आवर्स तक चला है। सर कौन कौन लोग थे, कितने लोगों की टीम थी?
ये हमारी जो टीम थी उसमें हमारे एफएसएल के साइकोलॉजिस्ट थे, फोटो एक्सपर्ट थे और बाकी अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम साथ में थी। सर कितने बजे टेस्ट शुरू हुआ था और क्या सेटिस्फैक्ट्री हुआ? मॉर्निंग में टेस्ट हो गया था और वो कंडक्ट कर लिया गया। क्या दोबारा फिर बुलाया जाएगा सर? अगर जरूरत पड़ी नार्को तो भी हो सकता है या फिर आगे क्या प्रक्रिया रहती है सर? नार्को के बाद में पोस्ट नार्को टेस्ट होता है, अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। सर एफएसएल में किया जाएगा, ये कब तक किया जाएगा सर? पोस्ट नार्को का मतलब क्या होता है सर? प्रक्रिया बता दीजिए, प्रोसीजर। एक फिर से काउंसलिंग की जाती है, एक सेशन और होता है, वो किया जाता है। क्या हॉस्पिटल में होगा या एफएसएल? वो एफएसएल के अंदर होगा, अगर होगा तो। क्या आफ्ताब कंफर्टेबल था सर? मतलब आई मीन कॉन्फिडेंट लेवल था सर? जवाब दे रहा था या फिर उसमें भी काफी ये जद्दोजहद? देखिए अभी इसका एग्जामिनेशन अंडर एग्जामिनेशन है रिपोर्ट, और रिपोर्ट जल्दी सबमिट कर दी जाएगी। क्या जवाब दे रहा था? नार्को टेस्ट कर लिया गया है और इसकी जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। पीएम ने कहा कि यह समय भारत की आध्यात्मिक परंपरा से प्रोत्साहित होने का है, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम करने की वकालत करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को अधिक बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो विकास संबंधी योजनाओं का तैयार करता है। I made the point to mention the fact that it's important for us today, including in the G20 context, to reassert and re-articulate our reverence for nature. And reverence for nature doesn't mean completely human-centric. I mean, it's nature in its entirety. So there are, deep traditions in our country. It's part of our culture. In many of us, I mean, it may not have been explicitly taught. It's habit. It's habit which we pick up from our families, from the environment around us, and it's just often we don't reflect on our habits. We sometimes, frankly, imitate the habits of other people. I'm not saying that's necessarily wrong, but certainly the more we delve into our own beliefs and traditions and heritage, I think there are sources of strength, including in the precise point you made, which is that we should be caring of nature in its widest possible definition, including all beings and all forms of nature. Now, if I were to move from that to something very different, which is because this is in a sense that's a lifestyle question she's asking. Yours is more a statecraft kind of question. The statecraft here is really how do you manage contradictions? How do you have different agendas, different partners, different abilities to deal with them? And that is actually a challenge for diplomacy. साल 2023 में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में दुनिया भर के नेता जुटेंगे। प्रगति मैदान में काम जोरों शोर से चल रहा है। अपने दर्शकों के लिए न्यूज़ 18 ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन, क्योंकि भारत ने अब औपचारिक रूप से G20 देशों की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के प्रगति मैदान से सटे इस कन्वेंशन सेंटर के बाहर, जो कि अगले साल 9 और 10 सितंबर को यहां पर G20 लीडर्स समिट होने जा रहा है, जहां पर दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन,
प्रधानमंत्री यूके के ऋषि सुनक और वही जर्मन चांसलर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, इन तमाम नेता यहां पर एकजुट होंगे और भारत की अध्यक्षता में यहां पर तमाम बैठकें होंगी। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो 5 मंजिला ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पर 2 हेलीपैड्स भी हैं ताकि लीडर्स के आने जाने में सहूलियत हो सके। इस कन्वेंशन सेंटर में करीब 12,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसके पास में करीब 5,000 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस भी है। कुल मिला के एक बहुत बड़ी शुरुआत है, भारत की एक नई शुरुआत है जहां पर भारत अध्यक्षता करेगा G20 ग्रुपिंग है उसकी। और आपको ये भी बता दें कि भले ही ये एक बड़ा मोमेंट हो, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि बतौर अध्यक्ष वो मानता है कि जो बड़े चैलेंजेस है जिससे एकजुट होकर निपटना होगा, जिसमें आतंकवाद है, क्लाइमेट चेंज है और तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनसे मिलकर आगे निपटना होगा, तो भारत अपने आप को उस पोजीशन में इस वक्त देख रहा है जहां पर तमाम मुल्क जो है वो भारत की ओर देख रहे हैं विश्व गुरु के रूप में। और जाहिर तौर पर एक नई शुरुआत है और भारत एक बार फिर रास्ता दिखाएगा दुनिया को कि किस तरह से जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना होगा। आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले साल फरवरी तक ये बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद देश के 50 के आसपास शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाली हैं। उसमें से बहुत सी मीटिंग्स इस कन्वेंशन सेंटर में भी होगी। तो कुल मिलाकर तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले साल नवंबर 30 तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहने वाली है और फिलहाल ये शुरुआत है भारत के लिए कि वो अब विश्व पटल पर अपने आप को एक बार फिर से विश्व गुरु साबित कर सके। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी के अवसर पर भोपाल में चिंकाड़ी ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गैस पीड़ितों ने नम आंखों से गैस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली मिथाइल गैस के हानिकारक प्रभाव से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। गैस त्रासदी को 38 साल बीत चुके हैं और सरकार की बेरुखी के चलते कई गैस पीड़ित तो यहां तक कहने लगे हैं कि जो उस रात मर गए वे जिंदा लोगों से बेहतर थे। ये जिंदगी उनके लिए अजाब बन गई है। गैस पीड़ितों ने भोपाल के नीलम पार्क में मोमबत्ती जलाकर गैस त्रासदी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। की तरफ नजर भी नहीं देखा वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग अपनी सिर्फ लड़ाई के ऊपर ही हैं। हम जो कुछ भी मिला है लड़ाई से ही मिला है। जी, इस बार हम लोगों ने रसायन मंत्रालय जाने का फैसला लिया है क्योंकि 10 जनवरी को सुनवाई है और ये आखिरी मौका है कि हम कंपनी से हम अपना हक ले सकते हैं, जिसमें सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो सही आंकड़े पेश करें ताकि हमें इंसाफ मिल सके। और जज किसी के घर तो देखने आएंगे नहीं, जजों के सामने आंकड़े पेश होंगे और सरकार जो सही आंकड़े देना चाहिए वो अभी तक दिए नहीं है। सरकारें भूल चुकी हैं कि भोपाल का आलम वो 2 दिसंबर से बदतर हालत आज भोपाल की। 38 साल बाद भी ये भीषण जो त्रासदी थी उसके असर आज भी देखने को मिल रहा है। और जो लोग यूथ हैं उनमें इतनी बीमारियां हैं कि वो खुद अपना ना ही वो व्यवसाय कर पा रहे हैं, ना ही ठीक से एजुकेशन ले पा रहे हैं और ना ही उनके घर के इतने अच्छे हालात हैं कि वो कुछ कर पाएँ, क्योंकि ना ही उनके माँ बाप में इतनी ताकत है। वो खुद बीमारियों से, कैंसर से, किडनी की प्रॉब्लमों से, सांस से, दिल की बीमारियों से, ना जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। साथ ही कहा है कि वो दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी की बड़ी जीत देख रहे हैं। इस खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार और झूठ सभी को दिख रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो और शिक्षा मंत्री शराब घोटाला करता हो, उसे क्या उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे हम बात करते। सर, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं एमसीडी चुनाव में? मैं तो बड़ी जीत देखता हूं भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश और प्रदेश में काम किया है, निगम में काम किया है, वो अपने आप में कहता है। दूसरी ओर केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार दिखता है, केजरीवाल जी के झूठे वायदे और घोटाले दिखते हैं। लोग क्या उठे केजरीवाल के 3 यार दारू घोटाले, भ्रष्टाचार। लेकिन सर, केजरीवाल का आरोप है कि जो कूड़े का पहाड़ अभी भी है वो साफ नहीं हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि कूड़े के ढेर जहां 1 और 20 मीटर हमने कम कर दिए। केजरीवाल जी ने तो पोल्यूशन फैलाने का काम किया है। पराली पंजाब में ज्यादा जलती है और दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होता है। ये पहले तो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, अब क्या कहते हैं?
जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में बैठा हो, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले करता हो, जिसका नाम ही घोटाले भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता हो, तो आप समझ लीजिए वो क्या करेगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की, जमानत जब्त हर सीट पर हुई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। सर आखिरी सवाल जाना चाहूंगा, सर अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल से आप आते हैं सर, वहाँ भी चुनाव हो गए। हिमाचल में भी कमल का फूल खिलेगा, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।